हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर कपल्स नेस्ट। आज इस वीडियो में हम हॉस्पिटल बैग की बात करेंगे कि हॉस्पिटल बैग आपको कैसे पैक करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी है। तो इस वीडियो में मैं बेबी के हॉस्पिटल बैग के बारे में बात करूँगी और उसके बाद मेरे हॉस्पिटल बैग का एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर दोनों चीज़ें इसी में इंक्लूड की तो। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कई रिकमेंडेशन आते हैं पैक योर हॉस्पिटल बैग विथ मी करके, और मुझे भी आए थे। तो तब मैं यही सोचती थी कि अरे ये हॉस्पिटल बैग क्यों पैक करना होता है, ये मतलब ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते होंगे। मैं तब ये सोचती थी क्योंकि मुझे कभी मम्मी ने भी कभी ये नहीं बताया कि हॉस्पिटल बैग भी ले जाना होता है हॉस्पिटल में, क्योंकि उन्हें भी ये सब कुछ पता नहीं था, क्योंकि पहले के ज़माने में तो ऐसा कुछ होता नहीं था। तो जब मैंने वो वीडियोस देखे तब मुझे भी लगा कि हाँ यार, ये सारी चीज़ें ले जानी होती है। लेकिन मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, जब 9th मंथ स्टार्ट होगा उसके बाद ही बेबी की चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, उसके पहले बेबी की कोई चीज़ें परचेज़ मत करना। तो तब मैंने बोला भी कि पहले से हम परचेज़ करके रखते हैं, बैग तो पैक करके रखते हैं, लेकिन कोई मानता ही नहीं था। उसके बाद एक दिन मैं हॉस्पिटल में गई रजिस्ट्रेशन करवाने, अपनी बुकिंग करवाने हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल ने मुझे एक लिस्ट दे दी और उस लिस्ट में लिखा था कि मुझे क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल में लेकर आनी है और बेबी को क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल में बेबी के लिए मुझे लेके आनी है। तब फिर मैंने अपने घर वालों को बताया कि देखो, अब तो हॉस्पिटल ने भी बोल दिया है कि ये सारी चीज़ें लेके आनी है, तो हमें ख़रीदनी तो पड़ेगी, और सेफ़ साइड के लिए थोड़ा जल्दी ख़रीदना ही सही रहता है। क्योंकि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हो तो मेरी डिलीवरी 36 वीक्स में हो गई थी, जो 9th मंथ स्टार्ट होती हो जाती है। अब मान लो मैं 9th मंथ का वेट करती कि 9th मंथ स्टार्ट होगा उसके बाद मैं हॉस्पिटल बैग पैक करूँगी, तो लेट हो जाता और मैं कुछ भी सामान परचेज़ नहीं कर पाती। तो इसीलिए आप 8th मंथ के मिड में ही अपना हॉस्पिटल बैग जो है वो पैक करके रखें, इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी भी कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि 37 वीक के बाद तो डिलीवरी कभी भी हो सकती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसमें आपकी डिलीवरी जल्दी हो सकती है। तो आप 8th मंथ के मिड में आपका हॉस्पिटल बैग जो है वो पैक कर लें। अब बेबी के हॉस्पिटल बैग में बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो एसेंशियल भी होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एसेंशियल नहीं होती है। लेकिन जो इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी डले हुए हैं, आप अगर एक वीडियो देखेंगे और वो दूसरा वीडियो देखेंगे तो वो एक दूसरे से डिफ़र करेगा, क्योंकि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। और मैंने मल्टीपल वीडियोस देखे थे और उसके बाद फिर मैंने एक लिस्ट बनाई और मैंने कुछ सामान जो है वो परचेज़ कर लिए। लेकिन उसके बाद भी कुछ मुझे यूज़ आए, कुछ मुझे यूज़ नहीं आए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो ही सारी चीज़ें बताऊंगी जो सच में आपको यूज़फुल रहेंगी और आपको परचेज़ करने के बाद रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ, हमने क्यों परचेज़ कर लिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेबी के लिए, जो होती है बेबी वाइप्स। और मैंने परचेज़ की थी मदर स्पर्श की बेबी वाइप्स। ये मदर स्पर्श की बेबी वाइप्स है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी, तो ये मैंने परचेज़ की थी। और बेबी वाइप्स एक ऐसी चीज़ है जिसके आपको कम से कम 3 से 4 पैकेट्स परचेज़ करके ही रखने चाहिए। हॉस्पिटल में तो आपका एक पैकेट में काम हो जाएगा, लेकिन घर आते ही आपको बेबी वाइप्स की ज़रूरत फिर से पड़ेगी, क्योंकि वाइप्स इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा काम आ रही है। तो ये तो आप परचेज़ करके ही रखिएगा। ये चाहे आप बेबी के फेस क्लीन करना हो, या उसने टॉयलेट कर ली उसके बाद क्लीन करना हो, पॉटी क्लीन करना हो, या फिर आपको बेबी को जब नहलाते नहीं है तो सिर्फ ऐसे ही ड्राई क्लीन करना है, तो भी वाइप्स काम आती है। ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है और ये आपको 3 से 4 पैकेट खरीद के रख लेने चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल बैग में सारे पैकेट मत रखना, वो अननेसेसरी आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। आप सिर्फ एक पैकेट रखना, एक पैकेट जो है वो सफिशिएंट है। उसके बाद अब बात करते हैं कि ये जो सारे चीज़ें हैं ये आप रखेंगे कहाँ। तो एक डाइपर बैग आता है। डाइपर बैग्स की मैं यहाँ पर जो मैंने डाइपर बैग परचेज़ किया था वो शेयर कर रही हूँ। डाइपर बैग बहुत ही एसेंशियल है। अब मैंने डाइपर बैग हॉस्पिटल के ले जाने के टाइम परचेज़ किया ही नहीं था, क्योंकि जब मैं वीडियोस देखती थी डाइपर बैग्स के तो मैंने यही सोचा यार, ये एक तो इतना महंगा आता है तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा, जब लगेगा तब मैं ख़रीदूँगी। तो तब मैंने परचेज़ नहीं किया और मैंने जो अपना नॉर्मल स्मॉल ट्रॉली बैग होता है उसमें बेबी के सारे सामान अरेंज कर दिए। अब हुआ क्या कि सामान मैंने तो जमा दिए सारे अच्छे से, मुझे पता था मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा है। लेकिन उस टाइम पे हॉस्पिटल में जब आपकी डिलीवरी होती है तब आपके पास तो ऐसा रहेगा नहीं कि आप बैग खोल के एक एक सामान निकाल पाओगे। आपको या तो अपनी मदर को या मदर इन लॉ को बोलना पड़ेगा, या आपकी सिस्टर जो भी होंगे आपके साथ। तो हो सकता है कि उनको वो सामान इजीली मिले ही ना और सारा सामान इधर उधर हो जाए और आपने जो जमाया है वो उन्हें भी ना मिल पाए और फिर आप भी उसे ना ढूंढ पाए।
तो ये गलती ना हो, इसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डायपर बैग पहले ही परचेज़ करके रखें, क्योंकि मैंने देखो बाद में तो परचेज़ किया ही था, क्योंकि ट्रैवल के लिए वो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो पहले ही परचेज़ करके रखो और उसी में ये सारी चीज़ें जमा दो, क्योंकि उसमें सेपरेट कंपार्टमेंट्स होते हैं। वाइप्स का अलग होता है, डायपर का अलग होता है, पॉलीथीन रखने का अलग होता है, कपड़े रखने का अलग होता है। तो इतना सेपरेट कंपार्टमेंट होने के कारण क्या होता है, वो जो चीज़ें ना एक दूसरे से मिक्स नहीं होती है और कोई भी इजीली फाइंड आउट कर सकता है आपके बैग में से वो चीज़ें। इसीलिए डायपर बैग जो है वो बहुत ही इसेंशियल है और इसको आप अभी से खरीद के रख सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्लॉथ्स की। बेबी के कपड़े भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या हमें लगता था कि हॉस्पिटल जो है वो बेबी के कपड़े दे देता है, लेकिन हॉस्पिटल उसके चार्जेस लेता है। अब जब क्या हुआ, हमें बेबी को उन्होंने ला के दिया तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि बेबी के आप क्लॉथ्स लेके आए हो या हम हॉस्पिटल के कपड़े पहना दें। तो हमने तो क्लॉथ्स खरीद के रखे थे, इसलिए हमने उन्हें क्लॉथ्स दे दिए कि ये हम बेबी के लिए लेके आए हैं, तो उन्होंने वो पहना दिए। तो इसीलिए वो आपको रखना ज़रूरी है। हॉस्पिटल बैग में ज़्यादा बेबी के कपड़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सीज़र डिलीवरी भी होगी तो भी 4 दिन में तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो भी आप 1 दिन के हिसाब से 2 कपड़े भी रखें तो थोड़े 5-6 कपड़े तो आपको रखना ही है। नॉर्मल डिलीवरी में डिस्चार्ज जल्दी मिल जाता है। तो बेबी के लिए सबसे अच्छे जो कपड़े होते हैं, जो ईजिली काम आ जाते हैं, जो पहनने में भी ईजी रहते हैं, वो रोम्पर्स होते हैं। तो आप अगर ठंड का मौसम है तो आप रोम्पर्स रख सकते हैं। क्योंकि मेरी विंटर में डिलीवरी थी तो मैंने रोम्पर्स रखे थे, और कुछ जो है थर्मल्स आते हैं विंटर के, जो बहुत ही अच्छे होते हैं। जो मैंने थर्मल परचेज़ किए थे विंटर में, वो उसकी मैं इमेजेस शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। बेबी हग के थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थर्मल थे वो, और वो मुझे 2-3 महीने तक अच्छे से काम आ गए थे। तो आप 2 से 3 रोम्पर्स खरीद सकते हो और 2 से 3 थर्मल्स ले सकते हो। अगर गर्मी का है तो वनजीज ले सकते हो, 2-3 वनजी ले सकते हो। उसके अलावा आप टॉप और बॉटम वाला जो सेट होता है बेबी के क्लॉथ्स का, वो ले सकते हो। तो 3 से 4 पेयर आप उसके ले सकते हो। तो कपड़े आप खरीद के रखो। कपड़े एकदम फ्रेश कपड़े हम न्यू बॉर्न बेबी को नहीं पहनाते हैं, तो ख़रीद लो, उनको अच्छे से वॉश कर लो, सुखा के उसको जमा लो। तो क्योंकि ये भी सही रहेगा आपको, अगर आप एकदम से ख़रीदोगे, लास्ट में ख़रीदोगे तो वॉश नहीं कर पाओगे, तो पहले से वॉश करके आप उसको रख सकते हो। अब हम बात करें कैप्स की। कैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी जब होता है तो उसको कैप्स पहनानी पड़ती है। उसके साथ ही सॉक्स और मिटन्स भी बहुत काम आते हैं। जो सॉक्स, मिटन्स और कैप्स है उनके सेट्स आते हैं, लेकिन जो सॉक्स और मिटन्स है वो जो मैंने यूज़ किए थे, जो इलास्टिक वाले आते हैं, वो बेबी ना बहुत जल्दी निकाल देता है, वो बेबी पहनता ही नहीं है। तो जो सॉक्स और मिटन्स से वो बांधने वाले भी आते हैं, उसकी मैं इमेजेस यहाँ पर शेयर कर दूँगी। वो मैंने लोकल दुकान से परचेज़ किए थे, ऑनलाइन परचेज़ नहीं किए थे। तो वो जो है वो ही मुझे एंड तक बेबी के लिए काम आए, क्योंकि जो इलास्टिक वाले हैं ना, वो कभी भी बेबी पहन ही नहीं पाता, वो गिरते ही जाते हैं। वो हाथ से भी गिर जाएंगे, पैर से भी गिर जाएंगे। तो वो जो बांधने वाले होते हैं वो बहुत ही काम आए मुझे। उसकी मैं आपको इमेज शेयर करूँगी, अगर आपको किसी शॉप पे मिलते हैं तो वही वाले परचेज़ करना। जो इलास्टिक वाले होते हैं वो इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास, लेकिन वो एट दी एंड कुछ भी काम नहीं आएंगे। और ये जो चीज़ है वो टोपी में भी है। टोपी भी जो बांधने वाली होती है वही वाली परचेज़ करना आप, क्योंकि बेबी जो है वो टोपी भी उतने अच्छे से पहनता नहीं है। मेरे बेबी ने नहीं पहनी थी, बहुत मुश्किल से हमने उसको कैप पहनाई है, वो भी विंटर सीज़न था, लेकिन उसने कैप पहनी ही नहीं। तो इसीलिए कैप भी वही वाली परचेज़ करना जो आप बांध सकते हो। और एक और चीज़ की, जैसे कपड़े भी अब जब परचेज़ करोगे, या मिटन, सॉक्स, कैप्स जब भी परचेज़ करोगे, तो वो न्यू बॉर्न के हम परचेज़ करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि न्यू बॉर्न के हमारे बेबी को आएंगे। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, बेबी थोड़ा जल्दी हो गया और वो अंडर वेट था। अब न्यू बॉर्न के हमने जितने भी कपड़े परचेज़ किए थे वो सारे बेबी को बहुत ज़्यादा लूज़ थे, तो इसीलिए फिर बाद में वो सारे कपड़े मुझे रख के प्रीमी के कपड़े परचेज़ करने पड़े। तो अब जब भी स्कैन करवाने जाते हो आपको अप्रॉक्सीमेट बेबी का वेट पता होता है कि कितना है, और अगर डॉक्टर बोल देती है कि बेबी अंडर वेट है और अंडर वेट ही होगा, तो आप प्रीमी के ही कपड़े परचेज़ करना, न्यू बॉर्न के परचेज़ मत करना, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी बेबी को कपड़े पहनाने में। अब नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉटन के स्वॉडल या मसलिन स्वॉडल्स। स्वॉडल्स जो है वो बेबी को बांधने के लिए बहुत काम आते हैं। उसके अलावा बेबी को उसको गर्मियों में ओढ़ा भी सकते हो, उनको बिछा के बेबी को सुला सकते हो। बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूज़ होते हैं उन स्वॉडल के।
तो ये जो है बहुत असेंशियल चीज़ है। अगर विंटर डिलीवरी है तो वार्म सॉडल्स भी होते हैं, लेकिन मैंने विंटर डिलीवरी थी, लेकिन इंदौर में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो मैंने मसलिन सॉडल ही यूज़ किए थे। अगर आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आप वार्म सॉडल भी यूज़ कर सकते हो। सॉडल मैंने इनिशियली 3 ही परचेज़ किए थे, क्योंकि 3 के सेट्स आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो 3 मुझे बहुत कम पड़ने लगी, क्योंकि आपको डेली वॉश भी करना पड़ता है, तो फिर 3 मैंने और परचेज़ किए। तो आप पहले ही 6 सॉडल परचेज़ करके रख लो, 6 सॉडल सफिशेंट है आपके लिए, और वो आपको 6 महीने तक आराम से काम आ जाएंगे। उसके बाद ब्लैंकेट बेबी के लिए, अब बेबी के लिए अगर विंटर सीज़न है तो एक वार्म ब्लैंकेट आप परचेज़ कर सकते हो, समर सीज़न है तो कंफर्टर्स भी आते हैं, और एक थोड़ा सा पतला वाला ब्लैंकेट भी आता है, वो आप परचेज़ कर सकते हो। उसके अलावा एक स्वॉडल ब्लैंकेट भी आता है, सबकी इमेजेस में शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें परचेज़ की थी। तो स्वॉडल ब्लैंकेट भी बहुत यूज़फुल था, ब्लैंकेट भी बहुत यूज़फुल था। ब्लैंकेट जो है वो 2 भी होंगे तो आपको काम ही आएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, बेबी अगर टॉयलेट कर देता है, या कई बार वो पॉटी में गंदा हो सकता है, या कभी वॉमिट कर देता है, तो किसी से भी ब्लैंकेट जो है वो गंदा भी हो सकता है। तो इसीलिए आप 2 ब्लैंकेट रखो। गर्मियों में उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन विंटर के लिए वो बहुत ही यूज़फुल थे। उसके बाद बेबी की बिब्स, जब आप बेबी को दूध पिलाते हो तो इनिशियली जैसे या तो आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो तो अच्छी बात है, उसमें आपको बिब्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इनिशियली आप कटोरी चम्मच से बेबी को दूध पिला रहे हो तो बिब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी अपने कपड़े गंदे कर लेता है। तो बेबी की बिब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 3 के सेट में जनरली मिलती है, लेकिन वो भी अगर आप 2 सेट खरीद लोगे 6 बिब्स, तो वो आपके लंबे समय तक चलेंगी और आपको वो काम आएंगी। और ये भी आपको हॉस्पिटल बैग में रखना है, आप 3 रखोगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद डाइपर्स और नेपीज़, देखो डाइपर्स तो आपको परचेज़ कर ही लेने चाहिए। अगर कोई बोल भी रहा है कि नहीं न्यूबॉर्न बेबी को डाइपर नहीं पहनाना है, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए आप एक डाइपर का पैकेट रखो। इनिशियली न्यूबॉर्न बेबी को टेप स्टाइल जो डाइपर रहते हैं वो अच्छे रहते हैं। वो मैंने जो डाइपर परचेज़ किया था उसका मैं इमेज यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने नेपीज़ का भी एक सेट ले लिया था पूरा, उसमें 12 नेपीज़ थी, तो वो सफिशेंट थी। तो न्यू बॉर्न की नेपीज़ ही मैंने ली थी। तो नेपीज़ भी आप रखो, ताकि आप एक बार डाइपर पहना दो, उसके बाद थोड़ी देर के लिए नेपी पहना दो, क्योंकि डाइपर भी ज़रूरी होता है। स्पेशली विंटर में बेबी बहुत ज़्यादा टॉयलेट करता है, और उसके कारण बहुत ज़्यादा वो गीला पड़ा रहेगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे। तो इसीलिए डाइपर जो है वो इसेंशियल है। बस डाइपर में आपको ये ध्यान रखना है कि आप चेंज करते रहो हर 2-2 घंटे में, तो उससे रैशेस नहीं होंगे। और आप चाहो तो डाइपर रैश क्रीम भी परचेज़ कर सकते हो, वो मैंने परचेज़ तो की थी, लेकिन वो हॉस्पिटल बैग में मैंने नहीं रखी थी, क्योंकि वो घर आने के बाद ज़्यादा इसेंशियल है। अब हम बात करते हैं ड्राई शीट्स की। ड्राई शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कम से कम 5-6 परचेज़ करके रखनी चाहिए, जो छोटी साइज़ की आती है नॉर्मल वाली ड्राई शीट्स। हॉस्पिटल बैग में भी आप 3 ड्राई शीट्स तो लेके जाओ, बाकी आप घर पे रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर 2 से 3 ड्राई शीट्स आपको लग जाएंगी। उसके अलावा बेबी का टॉवल, देखो इनिशियली तो बेबी को हम नहलाते नहीं है, जब तक कि उसका एम्बिलिकल कॉर्ड निकल नहीं जाता तब तक डॉक्टर मना करते हैं नहलाने के लिए। तो बेबी को जो है वो हॉस्पिटल में ही वो आएंगे, वो बेबी को ड्राई क्लीन कर देंगे। तो जो बेबी का टॉवल है वो उतना ज़्यादा हॉस्पिटल में तो काम नहीं आएगा। आप चाहो तो सेफ साइड के लिए एक छोटा सा जो टॉवल होता है, मैंने जो टॉवल परचेज़ किया वो छोटी साइज़ का ही था, वो आप ले जा सकते हो, लेकिन परचेज़ करके रखो। हॉस्पिटल बैग में नहीं भी ले जाओगे तो घर पे आपको वो काम आएगा ही 6-7 दिन बाद जब आप बेबी को नहलाओगे। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि डायपर रैश क्रीम जो है वो आपको परचेज़ कर लेनी चाहिए, बैग में ले जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा बॉडी वॉश पहले से आप परचेज़ करके रखो, या बेबी का सोप परचेज़ कर लो, दोनों में से एक चीज़। मैंने सेबामेड का परचेज़ किया था। उसके अलावा बॉडी लोशन भी मैंने सेबामेड का परचेज़ किया था। डायपर रैश क्रीम मैंने हिमालय की परचेज़ की थी, क्योंकि मैंने ये सुना था कि हिमालय की डायपर रैश क्रीम अच्छी आती है, और वो अच्छी भी। और अगर डायपर रैश क्रीम आप नहीं लगाना चाहते हो तो आप नारियल तेल भी लगा सकते हो, जब भी आपको लगे कि बेबी को रैशेस हो रहे हैं। उसके बाद बेबी ऑयल, ऑयल भी बहुत एसेंशियल है बेबी की मालिश करने के लिए। तो मैंने शांति धारा का पोषण तेल यूज़ किया था, जो बेबी की मालिश के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें जैतून, बादाम और चंदन, ये तीनों जो तेल है वो मिक्स होते हैं। हर स्टेट में अलग अलग टाइप के तेल यूज़ करते हैं। हमारे स्टेट में जनरली जैतून का तेल यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए मैंने ये शांति धारा के पहले भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, और इनका पोषण तेल बहुत अच्छा होता है, तो मैंने वो यूज़ किया था। और बाकी जो प्रोडक्ट है वो मैंने सेबामेड और हिमालय के यूज़ किए थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ख़रीदनी ही ख़रीदनी है वो है स्लीपिंग बैग।
उसको कैरी नेस्ट भी कहते हैं, जो आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में बेबी को कैरी करने के लिए। उसमें आप बेबी को जब हॉस्पिटल से घर लेके आओगे तब भी बेबी को उसमें आप कैरी करके ला सकते हो। उसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी को सुलाने के लिए वो बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि उसमें उसको बहुत कोजी फील होता है, तो बहुत अच्छे से बेबी उसमें सो जाता है। तो ये अभी तक हमें काम आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आपको ख़रीदनी ही चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने नहीं ख़रीदी थी लेकिन मुझे लगा कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो है फीडिंग पिलो। फीडिंग पिलो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो, क्योंकि उसमें जो कंफर्ट है वो नॉर्मल पिलो में नहीं रहता। मैंने दोनों यूज़ करके देखे, नॉर्मल पिलो में उतने कंफर्टेबली आप बेबी को फीडिंग नहीं करवा सकते जितना आप फीडिंग पिलो में करवा सकते हो। उसके अलावा वो बाद में भी बहुत यूज़फुल रहता है, जब बेबी थोड़ा बैठने लग जाता है तब भी आप उसको बेबी को टिका सकते हो उसमें, बेबी उसमें बहुत अच्छा फील करता है। तो वो जो फीडिंग पिलो है वो आपको बाद तक काम आएगा। और अगर आप स्टार्टिंग से मान लो कभी ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल में करवाते ही हो, तो हॉस्पिटल में अगर आप उसको लेके जाओगे फीडिंग पिलो को, तो वहाँ पे भी आपके वो बहुत काम आएगा। उससे बैक पेन भी नहीं होता, क्योंकि उससे आपको झुकना नहीं पड़ता है, तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है वो। मैंने वेकफीट का परचेज़ किया था, बहुत सारी कंपनीज़ के अवेलेबल होते हैं, आप किसी का भी ख़रीद सकते हो। उसके बाद जब बेबी को आप हॉस्पिटल से घर लेके आते हो, तो आप उसके लिए एक होम कमिंग आउटफिट, थोड़ा सुंदर सा ड्रेस भी खरीद के रख सकते हो। वो तो एक आउटफिट आपको ख़रीदना है, तो वो आप बेबी के लिए ख़रीद सकते हो अगर आप चाहो तो, वो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। फिर बेबी जब मान लीजिए कभी ब्रेस्ट फीड नहीं आप करवा पा रहे हो उसको, और आपको उसको फार्मूला देना है या आपका ही मिल्क एक्सप्रेस करके देना है, तो उसके लिए 2 चीज़ें हॉस्पिटल में आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। पहला है ब्रेस्ट पम्प, जो मैंने नहीं ख़रीदा था, क्योंकि इनिशियली आप कभी ये नहीं सोचते हो कि आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाओगे, लेकिन आपको ये भी एक अज्यूम करके चलना है कि मान लो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग डायरेक्टली नहीं करवा पाए, तो अगर आपके पास ब्रेस्ट पंप होगा तो आप ब्रेस्ट पंप के थ्रू जो पंप करके मिल्क आपके बेबी को पिला सकते हो। तो ब्रेस्ट पंप भी आप खरीद के रख लो, वो कभी ना कभी आपके काम आएगा। उससे एकदम से, जैसे कई बार होता है कि डिलीवरी होती है हमें मिल्क नहीं आता, तो वो स्टिमुलेशन के लिए भी ब्रेस्ट पंप जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहता है। उसके अलावा एक और चीज़, कटोरी और चम्मच अच्छे से स्टरलाइज करके कटोरी चम्मच भी आप लेके जाओ, क्योंकि कटोरी चम्मच से आप दूध पिलाओगे अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाते हो। मान लो अगर फार्मूला भी आप पिला रहे हो, फार्मूला हॉस्पिटल वाले ही दे देते हैं आपको, तो अगर फार्मूला भी पिला रहे हो तो कटोरी चम्मच से पिलाना रहेगा, तो वो भी आप लेके जाओ, कम से कम 2 सेट। उसके अलावा एक दूध पिलाने के लिए पलाडे करके आता है, वो मैंने यहाँ इमेज आपको लगा दिया, वो भी मैंने ख़रीदा था, लेकिन वो उतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि वो बहुत तीखा रहता है। और जब हॉस्पिटल में लैक्टेशन कंसल्टेंट आई तो उन्होंने हमें बोला कि आप इससे दूध मत पिलाओ, इससे बेबी को लगने के चांसेस रहते हैं, कटोरी चम्मच से ही दूध पिलाओ। तो उन्होंने हमें यही बोला था कि आपको इनिशियली तो बॉटल नहीं देनी है। बहुत सारे लोग हो सकता है बॉटल भी परचेज़ करके रखते हो, या बॉटल आप परचेज़ करके भी रख रहे हो, तो न्यूबॉर्न बेबी को जनरली बॉटल से दूध नहीं पिलाते हैं, तो बॉटल आप परचेज़ करके रख सकते हो, लेकिन हॉस्पिटल वाले आपको यही बोलेंगे कि आप कटोरी चम्मच से दूध पिलाओ इनिशियली स्टार्टिंग के 1 महीना। तो वो बॉटल जो है वो आपको बाद में काम आएगी, अगर आप परचेज़ करके रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अब एक और चीज़ जो हॉस्पिटल बैग में ले जाना ज़रूरी नहीं है लेकिन वो आपको काम आएगी, वो है बेबी का बेडिंग सेट। एक मॉस्किटो नेट वाला बेडिंग सेट आता है बेबी का, वो मैंने परचेज़ किया था, वो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि बेबी को क्या है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी जगह पर आप सो रहे हो जहाँ मॉस्किटोज़ आ रहे हैं, तो बेबी को बहुत ही हार्म भी कर सकते हैं। तो मॉस्किटो नेट वाला बेडिंग सेट जो है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप बेबी को जैसे अपने साथ बेड पे सुलाते भी हो, तो एकदम से वो आपको बेबी से सेपरेट करके भी रखेगा और आप बेबी के पास भी रहोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है बेबी को एकदम से अपने साथ में सुलाने से ऐसा भी हो जाता है कभी बेबी को सफोकेशन हो जाए या बेड छोटा हो तो दिक्कत आती है। तो उसमें क्या है, बेबी सेपरेटली सो भी जाता है और वो आप आपके बेड पे भी रख सकते हो। तो वो बेडिंग सेट बहुत ही काम आया मुझे। उसके अलावा एक वेज पिलो आता है जो आपको कंफर्टेबली बैठने के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें बैक पेन नहीं होता है, उसमें आपके कमर दर्द नहीं होगा, कुछ भी आपको पेन नहीं होगा। ब्रेस्ट फीडिंग में भी वो बहुत काम आएगा, प्लस वो प्रेगनेंसी में भी बहुत काम आता है। मैंने तो बाद में परचेज़ किया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं इसको पहले से परचेज़ कर लेती तो ये मुझे प्रेगनेंसी में भी काम आता। तो मैंने वेकफीट का परचेज़ किया था, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप चाहो तो कोई अच्छी कंपनी का परचेज़ कर सकते हो, नहीं तो वेकफीट का परचेज़ कर सकते हो।
उसके बाद एक राई पिलो भी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हॉस्पिटल में ले जाना है नहीं ले जाना ये आपकी चॉइस है, लेकिन राई पिलो भी आप परचेज़ करो, क्योंकि उससे क्या है बेबी के हेड का शेप जो है वो सही रहता है और जो हेड है वो फ्लैट नहीं होता बेबी का। तो वो भी मैंने परचेज़ किया था, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं ले गई थी। तो जो चीज़ें मैं हॉस्पिटल नहीं ले गई थी, जैसे वेज पिलो बहुत ही बड़ा होता है तो वो आप कैरी करके नहीं ले जा सकते। राई पिलो भी ऐसा नहीं है कि आप, छोटा सा होता है, आप ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। बेडिंग सेट भी बहुत बड़ा होता है तो वो भी हॉस्पिटल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो आप हॉस्पिटल ज़रूर ले जाना, सारी चीज़ें आपको काम आ जाएगी। बेबी का टॉवल उतना एसेंशियल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो बेबी के मॉइस्चराइज़र लोशन हो गया, ये बेबी वॉश हो गया, ये सारी चीज़ें भी परचेज़ करके रखो, क्योंकि जैसे आप बेबी को घर लेके आओगे ये आपको लगेगा। और चाहो तो आप हॉस्पिटल में भी ले जा सकते हो, अगर आपके पास स्पेस है, आपके बैग में स्पेस है तो वो आप ले जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने परचेज़ की थी, और ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल में नहीं तो घर आने के बाद तो आपको ज़रूर काम आ जाएगी। एक भी चीज़ ऐसी मैंने इसमें नहीं बताई है जो आपको लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए, आपने क्यों ख़रीदा। सारी चीज़ें कभी ना कभी आपको काम ज़रूर आएंगी। तो इन सभी चीज़ों की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। जो भी, ऐसा नहीं है कि आपको यही परचेज़ करना है, ये मैंने परचेज़ किया था, आप चाहें तो आप दूसरी कंपनी की चीज़ें भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेरा हॉस्पिटल बैग था वो मैंने कैसे पैक किया, क्या क्या चीज़ें उसमें रखी थी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कुछ दिनों बाद, उसमें मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ऐसे कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।